Hello, I'm Dr. Hemendra Arora. Today we are going to discuss Kaldor's theory of macro distribution, the last topic in fifth unit of BA second year. BA second year विद्यार्थियों के लिए कैल्डोर्स का मॉडल क्या है। तो कैल्डोर के मॉडल में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि कीन नेवर फॉर्मुलेटेड ए थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कीन्स ने जो है वो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बनाया। द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द कीनेशियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गोज टू प्रोफेसर कैल्डोर। प्रोफेसर कैल्डोर ने ही जो है कीनेशियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया, हु कंटेंट्स that the principle of the multiplier could be used for the determination of the relation between price and wages given the level of output and employment। क्या कह रहे हैं ये कि प्रोफेसर कैल्डोर ये कहते हैं कि उन्होंने कीन्स का जो मल्टीप्लायर का सिद्धांत है उसको यूज किया ये जानने के लिए कि प्राइसेस और वेजेस के बीच में क्या रिलेशन है आपको जब आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। बट कीन्स अप्लाइड इट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन कीन्स ने जो है वो इसको लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिन करने के लिए अप्लाई किया, कीपिंग द रिलेशन बिटवीन प्राइसेस एंड वेजेस अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन एज गिवन। और उन्होंने जो है वो प्राइसेस और वेज डिस्ट्रीब्यूशन को दिया हुआ माना। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अजम्पशंस क्या क्या हैं। Kaldor builds his theory on the following assumptions. पहला, there is a state of full employment so that total output or income is given। पहले ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है जिससे कि टोटल आउटपुट और इनकम जो है वो दिया हुआ है। दूसरा, नेशनल इनकम और आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वेजेस। नेशनल इनकम और आउटपुट जो है दो चीज़ों से बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट्स ओनली। वेजेस कंप्राइज बोथ मैनुअल लेबर एंड सैलरीज। वेजेस के अंदर मैनुअल लेबर और सैलरीज दोनों को इंक्लूड किया गया है। वाइल पी इंक्लूड्स द इनकम ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स एंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। और पी सिंबल काम में लिया है इनकम ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। थर्ड अजम्पशन है इसके अंदर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ वर्कर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैपिटलिस्ट, whereby the marginal profit to save of the workers is small in relation to those of capitalist। इन्होंने माना है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ वर्कर्स की जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत की कैपिटलिस्ट के। वेयर बाय द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कैपिटलिस्ट के केस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो ज़्यादा होती है, अब द वर्कर्स इज स्मॉल, जबकि वर्कर्स की स्मॉल होती है इन रिलेशन टू दोज ऑफ कैपिटलिस्ट। फोर्थ अजम्पशन उन्होंने लिया है द इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो दैट इज आई अपॉन वाई इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और पांचवा जो है, एलिमेंट्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली पावर एग्जिस्ट। पांचवा इन्होंने माना है कि मोनोपोली पावर या इम्परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। अब अपन देखें कि थ्योरी क्या है। गिवन दीज अजम्पशंस एंड टेकिंग एस डब्ल्यू एज एग्रीगेट सेविंग्स आउट ऑफ वेजेस। अपन ने सिंबल काम में लिया है एस डब्ल्यू, जैसा कि आपको दिख रहा है। एस डब्ल्यू हमने काम में लिया है एग्रीगेट सेविंग्स आउट ऑफ वेजेस, वेजेस से निकाली हुई जो है एग्रीगेट सेविंग्स है। एंड एस पी एज एग्रीगेट सेविंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सो वी हैव वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी। पहला हमने माना वेजेस जो है दो से मिलकर बने हुए हैं, डब्ल्यू प्लस इनकम जो है दो से मिलकर बनी हुई है, डब्ल्यू प्लस पी। अपन ने जो है पी के लिए वेजेस काम में लिया है, सॉरी डब्ल्यू के लिए वेजेस काम में लिया है और पी जो है प्रॉफिट्स है। लेकिन हम जानते हैं आई जो है आइडेंटिटी होती है एस के बराबर, एंड एस इज इक्वल टू एस डब्ल्यू प्लस एस पी। सो इन्वेस्टमेंट बीइंग गिवन एंड अज्यूमिंग सिंपल प्रोपोर्शनल सेविंग फंक्शन, एस डब्ल्यू जो है कैपिटल एस डब्ल्यू जो है बराबर है स्मॉल एस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू के, एंड एस पी कैपिटल एस पी इज इक्वल टू स्मॉल एस पी इंटू पी। सो वी ऑब्टेन, अब हम जो है ये इक्वेशन है आई इज इक्वल टू एस, एस की जगह हमने जो है वो काम में लिया है एस कैपिटल एस जो है स्मॉल एस पी इंटू पी, और इसी तरह से कैपिटल एस डब्ल्यू की जगह स्मॉल एस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। सो आई इज इक्वल टू एस पी इंटू पी प्लस एस डब्ल्यू, स्मॉल एस डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू की जगह हमने लिखा है डब्ल्यू, हम जानते हैं बराबर होगा वाई माइनस पी के। पहली इक्वेशन को अपन देखें तो वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी, तो इससे डब्ल्यू निकाला, डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई माइनस पी। सो आई इज इक्वल टू एस स्मॉल एस पी इंटू पी प्लस स्मॉल एस डब्ल्यू इंटू वाई माइनस एस डब्ल्यू इंटू पी। अब हमने देखा कि
ये जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा P, और ये बन जाएगा SP माइनस एस डब्ल्यू, स्मॉल SP माइनस एस डब्ल्यू इंटू पी प्लस स्मॉल एस डब्ल्यू इंटू वाई, ये बराबर होगा I के। अब हमने रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू नेशनल इनकम निकालने के लिए इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में y से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड में y से डिवाइड कर दिया। तो ये बन जाएगी I अपॉन वाई इज इक्वल टू एस क्यू माइनस एस डब्ल्यू इंटू पी प्लस स्मॉल एस डब्ल्यू इंटू वाई अपॉन पी। दैट इज I अपॉन वाई, लेफ्ट हैंड साइड में I अपॉन वाई इज इक्वल टू स्मॉल एस पी माइनस एस डब्ल्यू इंटू कैपिटल P अपॉन वाई प्लस स्मॉल एस डब्ल्यू। एंड फ्रॉम वन, इस इक्वेशन को हमने वन मान लिया। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स टू नेशनल इनकम दैट इज P अपॉन वाई कैन बी डिराइव्ड एज अंडर, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उससे हम जो है वो P अपॉन वाई निकालने के लिए एस पी माइनस एस डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई P अपॉन वाई इज इक्वल टू I अपॉन वाई माइनस एस डब्ल्यू। सिंपल एल्जेब्रा काम में लिया गया है। P अपॉन वाई इज इक्वल टू, अर्थात प्रॉफिट्स टू नेशनल इनकम रेशियो निकालने के लिए 1 अपॉन एस पी माइनस एस डब्ल्यू इंटू आई अपॉन वाई माइनस एस डब्ल्यू पी एस पी माइनस एस डब्ल्यू। तो दो तरह के हमने रेशियो जो है कैलकुलेट किए हैं, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू नेशनल इनकम और रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स टू नेशनल इनकम, ये दो इक्वेशन हो गई। Thus, given the marginal propensity to save of wage earners and the capitalist, the share of profits to national income depends on the ratio of investment to the total output. तो ये बता रहे हैं कि जो है प्रॉफिट्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन नेशनल इनकम, ये डिपेंड करता है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू टोटल आउटपुट, आई अपॉन वाई के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि इक्वेशन 2 के अंदर हम देख रहे हैं, P अपॉन वाई जो है आई अपॉन वाई का फंक्शन है। So given the full employment level of income Y0, अगले पन्ने में हम देखेंगे, given the full employment level of income Y0, the saving income ratio and the investment income ratio are S upon Y0 and I upon Y0। जैसा कि आपने ग्राफ में देखा है कि हम y एक्सिस के ऊपर I अपॉन वाई और S अपॉन वाई को प्लॉट कर रहे हैं और x एक्सिस पे ऊपर हम P अपॉन वाई प्लॉट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में S अपॉन वाई जीरो का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाती हुई सरल रेखा है, और इसी तरह से I अपॉन वाई जीरो का ग्राफ भी आपने देखा है। दोनों ग्राफ आपको दिख रहे हैं। द इकोनॉमी इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई जो कि डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है with a fixed proportion income ratio P upon Y given by the vertical line P upon P। प्राइसेस की जो वर्टिकल लाइन दी हुई है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम, अगर इंक्रीज इनकम के अंदर बढ़ोतरी हो, S अपॉन वाई जीरो एंड I अपॉन वाई जीरो कर्व शिफ्ट अपवर्ड्स टू S अपॉन वाई वन एंड I अपॉन वाई वन, बट द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन नेशनल इनकम रिमेन कांस्टेंट एज गिवन बाय द लाइन P अपॉन P। So in case I upon y0 alone shifts up to I upon y1, the saving income function remaining at S upon y0 level, there would be inflationary rise of prices। तो inflationary rise of prices होंगे, this would raise the profit income ratio and thus push the saving income function to S upon y1। If such a relation continues between the investment income and saving income functions, the economy will maintain itself at the full employment level एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन इनकम विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये डायग्राम से हमको सारी स्थिति दिख रही है। द इंटरप्रेटिव वैल्यू ऑफ दिस मॉडल अकॉर्डिंग टू कैल्डोर डिपेंड्स ऑन ट्रीटिंग इन्वेस्टमेंट और रादर द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू आउटपुट। हमने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट और आउटपुट का रेशियो निकाला है एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन SP एंड SW। This, along with the assumption of full employment, shows that the level of prices in relation to the level of money wages is determined by demand. So, an increase in the level of investment would raise the level of demand। हम जानते ही हैं अगर इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ता है तो उससे लेवल ऑफ डिमांड एंड प्राइसेस बढ़ेगी। मनी वेजेस हमने जो है वो कांस्टेंट मान रखे हैं। कॉन्सिक्वेंटली द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन नेशनल इनकम वुड राइज। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जो नेशनल इनकम से निकलता है वो बढ़ेगा, बट डिक्रीज द शेयर ऑफ वेजेस। काउंटरवाइज ए फॉल इन इन्वेस्टमेंट विल रिड्यूस टोटल डिमांड, और अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो गिरावट होती है तो उससे टोटल डिमांड घटेगी, ब्रिंग ए फॉल इन प्राइसेस, और कीमतें भी घटेगी और प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन होंगे।
but increase the share of wages. Assuming flexible prices, the system is thus at full employment. So this model operates when the two saving propensities differ. That is, SP is not equal to SW. And SP is greater than SW is the stability condition. If SP is less than SW, a fall in prices would cause a fall in demand and to a cumulative fall in prices. Similarly, a rise in prices would be cumulative. तो हमने ये देखा कि कैल्डोर के मॉडल के अंदर इन कैल्डोर्स थ्योरी SW is equal to 0 is a special case when wages are residue, profits being governed by the propensity to invest and the capital's propensity to consume, which represents a kind of prior charge on the national output. तो ये हमने देखा कि किस तरह से कैल्डोर्स थ्योरी ऑफ मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने कुछ गणितीय समीकरणों की सहायता से और ग्राफ के आधार पर कैल्डोर को मॉडल को डिफाइन किया गया है. अब कैल्डोर का मॉडल इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है. कैल्डोर्स थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड. This is a weak theory. Genpan has argued that when the investment income ratio I upon Y increases, the entrepreneur become optimist because the share of profits increases. So given SW and SP, the entrepreneurs reinvest their profits. As a result, I upon Y increases further and so do profits. So in this way, there may be an infinite expansion of the economy, but this is not possible in reality. तो हमने देखा है कि कैल्डोर्स थ्योरी ऑफ मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक तरह से जो है मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी है और यही जो है वो कैल्डोर मॉडल है. थैंक यू.